तो आज वो मनीष जी तेजस्वी यादव ने एक सपना देखा, उसको दिखाया जा रहा था, सारे चैनल चला रहे थे, कल अखबारों में भी छपेगा वो सपना। तो उसने बाकी तो सब कहानी सुनाई कि मुलायम सिंह यादव सपने में आए, उन्होंने ये दिया, घड़ी दे दी, और रोने लगे और साइकिल चलाने लगे। लेकिन अपने उस सपने का वृतांत सुनाते सुनाते जो अंत किया तेजस्वी यादव ने, वो उस बिहार का काला सच है मनीष जी। उस बिहार का काला सच है, पता नहीं कितने लोगों ने उसको गंभीरता से लिया। लेकिन वो तेजस्वी यादव का वो अंत का जो बयान मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, क्योंकि सब एडिट कर देते हैं न्यूज चैनल वाले, कि वो जो आखिरी के 15-20 सेकंड है, 30 सेकंड, वो बता रहे हैं कि बिहार की कुंडली कैसे लोग लिख रहे हैं। उसने मनीष जी पूरी कहानी सुनाई कि मैं साइकिल पे गया, मैं ऐसे हुआ, फलाना हुआ, कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद उसने कहा कि मैं इसीलिए तो आज वो विधानसभा साइकिल से गया था। ये मेरे ख्याल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर था कि नहीं मनीष जी? नहीं 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 नहीं, ये पहले अच्छा। स्वास्थ्य मंत्री था। हाँ बताइए अभी स्वास्थ्य बताइए मंत्रालय स्वास्थ्य। इसके पास नहीं है, पहले स्वास्थ्य बिहार का खराब कर रहा था, संस्कृति संस्कृति देख रहा बिहार का। अरे कैबिनेट मंत्री तो था, सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री था, नंबर 3 पे समझ लीजिए। हम्म। तो उसने कहा कि मैं आज इसलिए साइकिल पे आया तो मुझे पर्यावरण बचाने का संदेश दिया, नहीं नहीं, संदेश लालू देना है। यादव का बेटा है तो ऐसे भी नंबर 3 पर है, सीएम के बाद तेजस्वी है, तेजस्वी के बाद यही है, तो ऐसे भी हाँ वो तो भाई, दूसरे वो तीसरे नंबर तीसरे पे है। तीसरे नंबर पे है कि मैं साइकिल चला के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने चलाई थी। और लालटेन तो मैं कि लोगों से मैं कहूंगा कि लाल साइकिल चलाइए, लालटेन जलाइए और पर्यावरण बचाइए। मनीष जी, बगल का उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, 20 एयरपोर्ट बन रहे हैं। मैंने कहा ना, 8,500 मेडिकल की सीटें सीपीएमटी की। और वहां पे नंबर 3 का जो नेता है, जो मेरे ख्याल से आने वाले जो रणनीति चल रही है, वो नंबर 2 बनने का सपना देख रहा है, वो कह रहा है कि साइकिल चलाइए, लालटेन जलाइए। यानी आज से 100 साल पीछे लेके चल रहा है वो आगे की नहीं बता रहा कि आगे क्या करिए। वो कह रहा है कि लालटेन, मैं ये संदेश लेके जा रहा हूँ, मैं संदेश देने आया हूँ कि मेरे पिताजी की लालटेन और मुलायम सिंह जो सपने में आए थे उनकी साइकिल, कि साइकिल चलाइए, लालटेन जलाइए, पर्यावरण बचाइए। बताइए, उसको मतलब उसको मिट्टी तेल जला करके पर्यावरण बचाएंगे। बचाएगा कि देख लिए। मतलब है कि पर्यावरण बचाने के लिए उसको केवल एक यही काम सूझा है। ये उसको यही काम सूझा। बता दूं मनीष जी कि पर्यावरण बचाने का जो जो वो तो सीधे सीधे लाइट से संबंधित है, कि पर्यावरण के ये लाइट से प्रदूषण होता है जो फिलहाल इस्तेमाल होती है, उसके लिए कैसे बचाया जाता है, जरा इस बात से समझ लें कि इसी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले जो खत्म हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो मनीष जी जो रिन्यूएबल ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा जिसे कहते हैं, अक्षय ऊर्जा जिसे कहते हैं, ग्रीन एनर्जी कहते हैं, उसमें मनीष जी करीब करीब 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू हुआ है। ऐसे बचता है, ये होता है आगे की तरफ देखते हुए भविष्य के लिए तेज रफ्तार से चलना और पर्यावरण को भी बचाना। ये नहीं होता कि गाड़ियां छोड़ दो, घर में बल्ब जलाना छोड़ दो, साइकिल चलाओ, लालटेन जलाओ और पर्यावरण बचाओ। तो ये मेरे बिल्कुल सही थंबनेल है कि ये 100 साल उल्टा लेके चल रहा है। और ये कोई वहां का सामान्य विधायक कहता है, कोई ऐसे नेता कहता पार्टी का, तो ये महत्वपूर्ण नहीं था। ये आदमी महत्वपूर्ण है, ये बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, मतलब एक तरह से उस राजनीति को संचालित करता है। तो ये फर्क है बिल्कुल बगल के बिल्कुल समान भौगोलिक स्थिति, समान समान सामाजिक स्थिति, और आज से 5 साल पहले तक समान आर्थिक स्थिति। यूपी और बिहार एक दूसरे के बराबर थे। उस उस प्रदेश में एक तरफ क्या हो गया 5 साल के अंदर, कि बनेगा कि वो योगी बाबा, जिनको संत और धार्मिक और साधु और उन धर्म की राजनीति करने वाला कह के खारिज कर दिया जाता था, वो उत्तर प्रदेश को सपना दिखा रहे हैं 7वें आसमान का। ये दो दो एयरपोर्ट से 20 एयरपोर्ट, और वो बता रहा है कि साइकिल छोड़ के साइकिल और लालटेन जलाओ और पर्यावरण बचाओ। तो ये बड़ा ये बिहार की जनता ये हम लोग का आज का विश्लेषण दोनों ही के लिए है। ये बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि कैसे लोगों को हमने नेता बना रखा है, कैसे लोग वहां पे राजनीति कर रहे हैं, कैसे लोग उनके प्रतिनिधि बनते हैं। इस आदमी को तो विधायक नहीं जीतना चाहिए, मंत्री मंत्री तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत सही बात ये है कि मैं अक्सर कहता हूं कि नेता दोषी नहीं होते, जनता दोषी होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा नेता चुनते हैं, और मैं तो अक्सर कहता हूं कोई भी नेता
आपकी सोच के मुताबिक बयान जारी करता है, वरना नेता की हिम्मत नहीं होती है कि वो उस हिसाब से बयानबाजी करे। जिस शहर में मैं रहता हूं, जो मेरा होम सिटी है, अभी मुझे याद है कि 6-7 साल पहले तक जब हम यहाँ आते थे, तो गांव की बात तो छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर जो मेरा होम सिटी है, वो राज्य की आर्थिक राजधानी है सर। पटना के बाद नंबर 2 है। उस शहर में गिनती के कुछ घंटे बिजली हुआ करती थी। मुझे याद है एक बार मुझे अपने लोकल रिपोर्टर से खबर करवानी पड़ी थी कि जब पूरे शहर के आधे हिस्से में बिजली कई दिनों से नहीं थी और पानी के लोग त्राहिमाम कर रहे थे, क्योंकि चापाकल गिने चुने लोगों के पास था। ये हालात कुछ दिन पहले तक थी। मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं। 2017 तक तो प्रदेश के सबसे बड़े गांव जो मेरा गांव है, दूसरे नंबर पे है, वहां बिजली अभी 2 साल पहले तक नहीं थी। 2 साल पहले तक। तो ऐसा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार थी, इसलिए बदल पाया, वरना सब कुछ जस का तस था। तो इसीलिए ये उसी युग में ले जाना चाह रहे हैं। इनके पिता तो कहा करते थे कि यदि डेवलपमेंट होगा, तुम्हारे गांव में सड़क आएगी तो बसें चलेगी, बच्चे जो हैं वो कुचल दिए जाएंगे, ये डेवलपमेंट लेके क्या होगा। तो यही मानसिकता, ये सोच है। मैं देखता हूं कि पूर्वी बिहार में जो हिस्सा है, पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार का, वो गदगद है कि हमारे पास उत्तर में आपके कुशीनगर और गोरखपुर में एयरपोर्ट है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम बिहार के लोग जो हैं, उन्हें अब लगता है कि चलो बिहार भले ही मरे खपे, जो होना है, हमारा उत्तर प्रदेश तो ठीक है, तो हम तो कुशीनगर चले जाते हैं, हम जो गोरखपुर चले जाते हैं, शानदार एयरपोर्ट दोनों जगहों पे है, तो उनका तो छम जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि पड़ोस को देख करके हम डेवलपमेंट जो है, हमारी जो सोच है ना, वो देख करके ही होती है। कंपटीशन जो है वो आमतौर पे क्या होता है कि यदि आपके आसपास में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपके पॉकेट कई बार अलाउ करता है, लेकिन प्रतियोगिता नहीं होता तो आप एकदम बिल्कुल आप निकृष्ट छोटी वैसी जिंदगी जीते हैं, अभाव की जिंदगी। लेकिन आप जब देखते हैं अड़ोस पड़ोस में फला, जैसे टेलीविजन आना, टेलीविजन का रंगीन टेलीविजन होना, फिर डिश टीवी का आना, ये जो डेवलपमेंट आसपास के लोगों ने, अरे फलाना के घर में ऐसा है, तो धीरे धीरे शुरू हुआ। हम लोगों ने बचपन में देखा कैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से रंगीन टीवी के प्रति उत्साह बढ़ा, फिर केबल टीवी के प्रति। ये जो डेवलपमेंट हुआ, आसपास में जो डेवलपमेंट होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की देखा देखी कोई लालसा जगेगी कि बिहार जातिवाद के इस खेल से मुक्त हो पाएगा और ऐसे नेताओं को जवाब दे पाएगा? हाँ हाँ मनीष जी, आज हम लोग के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ये संदेश जाए, और जो बिहार के दर्शक हैं, जो आम दर्शक हैं, वो इस चीज को, वो हम लोग हमेशा कहते थे कि अगल बगल के प्रदेश से इनकी तुलना करके लोगों को समझाएं कि तुम किस हाल में जी रहे हो। और मनीष जी, एक और चीज बता दूं कि बिहार की जनता इस बात को समझ ले कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें एक सीट मनीष जी बसपा को मिली थी। क्योंकि वो जो दलित वर्ग था, वो 2017 में 2014 में जब मोदी आए और उसके बाद 17 में योगी आए, तो उसने ये जाना कि जाति के आधार पर वो वोट करने का कोई लाभ हमको पूरे 67 साल नहीं मिला। और जब हमने एक विकास के नाम पे वोट दिया, तो हम उनको घर मिला, उनको शौचालय मिला, उनको पैसा मिला, राशन मिल रहा है, तो उनको वो समझ गए। तो वो एक परिणाम उसके सामने है कि एक सीट है बसपा की, जिसने कभी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। कोई 50 साल पहले नहीं बनाई थी, 2007 में बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल 2007 में बनाई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 से 2012 चली थी। मतलब आप लेकिन यही वहां की कहना चाह रहे हैं, वही दलित वर्ग जो मायावती के लिए लड़ता खपता था, आखिर जनता तो ही पाकिस्तान से आके किसी ने तो योगी को वोट नहीं दे दिया। यूपी की सरकार जो है पाकिस्तान है, जापान से लोगों तो नहीं बना दिया। वही लोग हाँ जो जातिवाद में, दलितवाद में, इस मीम भीम समीकरण में कभी ममता, कभी मायावती को, कभी अखिलेश यादव को, और दूसरे छुटभइये जो जातिवादी नेता हैं, कोई ठेकेदार बन जाता है कुर्मी जाति का, कोई किसी जाति का, अब सबकी दुकान बंद हो गई। मुझे याद है इसी मंच से आपने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हारेगा मनीष जी, और उस समय कोई ये नहीं कह सकता था, मुझे लगता है कि आपके अलावा किसी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य हारेगा ये कहना सामान्य बात नहीं थी उस दौर में। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत भी मुश्किल से बच गई। आज वो रामायण को गाली दे रहा है, उसे लग रहा है कि इस एजेंडे से लोग जो हैं अपने सबसे सम्माननीय ग्रंथ से, अपने राम से लोग नफरत करने लगेंगे। ये वो लोग हैं
रामचरितमानस में यदि कोई पात्र यदि कहता है कुछ भी, तो वो पात्र कह रहा है, वो राम नहीं कह रहे हैं, वो तुलसी नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, यदि रावण के मुख से कुछ कहा जा रहा है तो रावण का चरित्र बता रहा है, वो तुलसी नहीं लिख रहे हैं, राम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन ये भ्रम फैलाया जाता है कि तुलसीदास की ऐसी मानसिकता थी, राम की ऐसी मानसिकता थी। उस भ्रम पे अब लोग ये सब जानते हुए कितनी बेशर्मी से यूपी ने तो इन सबको सजा दे दी है। लगभग वही बात बोल रहे हैं। इन्हें लगता है कि बिहार की राजनीति इसी ढंग से है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी ने जो कुछ भी बोला, तेज प्रताप ने जो भी बोला है, वो उसके खुद के बयान होंगे या स्क्रिप्टेड होगा? ये पूरी कहानी जो है सपने में आए और इस तरह की बातें की गई, और उसका हर टेलीविजन चैनल का, हर टीवी चैनल ने मुझे लगता है संभवतः उसके इंटरव्यू किए हैं। मतलब एक पत्रकारिता का जो बेशरम चेहरा है कि किस चीज को बेचा जाएगा, इस चीज पर टीवी चैनलों को चाहिए था कि इस तरह की मानसिकता पर प्रहार करना। लेकिन उसे जिस तरह से लालू यादव अपनी फुहरता से टेलीविजन चैनल पे छाए रहते थे और कहा खुद की डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। आज की इस बदले दौर में आपको क्या लगता है कि ये मीडिया का बेशरम चरित्र है जो तेज प्रताप यादव के इस तरह के सपने का मजाक उड़ाने, उस पर प्रहार करने के बदले टीआरपी रेस में भागा? क्या इसका मतलब ये माने कि व्यूअर्स भी वही देखना चाहते हैं जो मीडिया दिखा रहा है? क्योंकि हमारा सनसनीबाज जैसे लोग कहा करते थे कि हम छिछोड़ा इस तरह की चीजें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जनता देखना चाहती है। हाँ मनीष जी, पहले जो पहला वाला सवाल आपका गंभीर है, उस पर मीडिया पे बात करूंगा। आपने बढ़िया उस पर ध्यान दिलाया, वो मुझे भी चुआ था कि तेज प्रताप यादव का बयान मनीष जी किसी व्यक्ति का बयान नहीं है, किसी पार्टी का बयान भी नहीं है। ये बयान है उस मानसिकता का, उस सोच का, जो अपने जातिगत वोट बैंक के आधार पर अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है, जो जो ये मानती है कि जो मेरा जाति का वोट बैंक है वो मेरे कुकर्मों पे, मेरे फूहड़पन पे, मेरे भोंडेपन पे, मेरी मूर्खता पे, मेरी कृतज्ञता पे कतई ध्यान नहीं देता, और वो अंत में मुझको मेरी जात के आधार पर ही वोट देगा, वो निश्चिंत हो जाती है। तब ये इस तरह की अहंकार और फूहड़पन जब इनका गठबंधन होता है, तब ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान आते हैं कि वो मतलब खुलेआम डंके की चोट पे कह रहा है कि साइकिल चलाओ, लालटेन जलाओ और पर्यावरण बचाओ। मतलब आज की रेस ऊर्जा का, ये सदी ऊर्जा की सदी है, एनर्जी की सदी सेंचुरी है मनीष जी, जो हम इस 21वीं सदी में है। और वो उस समय वो लालटेन जलाने की सलाह दे रहा, तो उसको उसको मालूम है कि मेरी इस मूर्खता पे, मेरे इस फूहड़पन पे, मेरे इस भोंडेपन पे मेरे वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जब वोट डालने जाएगा तो वो मेरे जात के आधार पर डालेगा। ये इस जहर से अभी बिहार निकल नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश क्योंकि निकल गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश उसका आनंद ले रहा है। और जब तक बिहार इस जाति से नहीं निकले, इस जातिवाद के जहर से नहीं निकलेगा, तब तक उसको इसी जहर में सांसें लेनी है, इसी पिछड़ेपन से सांसें लेनी है। या उसका कोई भला हो नहीं सकता। मनीष जी एक और बता दूं कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय करीब करीब 94,000 है और बिहार की है 50,000। सोचिए, दुगनी है। तो अब तो मेरे ख्याल से अभी नया आंकड़ा नहीं आया, 1 लाख के पार हो चुकी है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। पुराने मैं उससे बता रहा हूँ। और बिहार की जो है 50,555। ये इसमें एक चीज के बिहार की जनता को मनीष जी बधाई की पात्र है कि जो एग्रीकल्चर का वो है, उसमें वो भरपूर मेहनत करके अनाज अनाज उत्पादन में कहीं बिहार पीछे नहीं है। लेकिन जबकि उसको कुछ सुविधा नहीं मिल रही, उस आम आदमी को, जनता को सुविधा नहीं मिल रही, उसके बावजूद कृषि के क्षेत्र में जहाँ ये एक एक पैमाना है मनीष जी, जहाँ अवसर है वहां पे जो आम बिहारी है वो प्रदर्शन कर रहा है अपनी क्षमता का, अपनी कर्मठता का। लेकिन उसको अवसर ही नहीं दिए गए, उसको अवसर है ही नहीं। कहे ये इस तरह के नेता जो बता रहे लालटेन जलाओ, मौज लो, मस्त रहो, तो क्या होगा? वो जो जितना श्रम करता है उतना वो थोड़ा बहुत पा जाता है। बिहार के मेधा के बारे में कुछ कहने नहीं, वो तो पूरे देश में है। तो ये बहुत बड़ा पैमाना है दोनों का अगल बगल होना। और इसमें तो मनीष जी सबसे खास बात है कि जो विपक्षी दल है, चाहे वो आपका रामविलास के जो बेटा, क्या नाम उनका, चिराग पासवान, चिराग पासवान, और जो वहाँ की भाजपा है बिहार की, या अन्य जो विपक्षी दल है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी आ गया कि एक ही मुद्दे को लेकर वो बिहार की जनता के बीच जाएं। उनको दुनिया का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और वो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश
और बिहार केवल इसकी तुलना चौराहे चौराहे पे गली गांव में होने लगे तो इन जातिवादी नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मगर सवाल ये है कि सर जब वो खुद ही जातिवादी, कुशवाहा खुद ही इसीलिए निकले पार्टी से कि उन्हें लगता है कि मैं कुशवाहा वोट का मालिक हूं, मैं कुशवाहा वोट का दलाल हूं। किसी बड़ी सोच से यदि आप निकल करके आएंगे तब जनता आपके साथ होगी। आखिर जो सोच नीतीश की है, जो सोच लालू यादव की है, उसी सोच के तो कुशवाहा हैं। उन्हें लगता है कि अरे मैं तो दलाल अपने वोट, अपनी जाति के वोट का हूं, तो मेरे कारण जो है मेरी जाति का वोट क्यों गिरेगा। तो सोच आपकी उतनी ही है। वैसे मैं हाल में देख रहा हूं कि थोड़ी सी चिराग की सोच मुझे लगता है अपने पिता से भी थोड़ी सी अलग है। उसके पिता भी जातिवादी राजनीति करते थे, लेकिन ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अभी चिराग को बहुत तपना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यूपी से तुलना करते हुए बिहार की तुलना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि बिहार के साथ साथ इससे दूसरे के लिए भी मैसेज है। मेहुल शाह जी का एक सवाल जो है, वो जो संदेश है वो महत्वपूर्ण है। लालटेन और कुल्हड़ युग समाप्त हो गया, हाई स्पीड रेल और सोलर लाइट का युग आ गया है। लेकिन बिहार, मेरा अगला लाइन ये है कि उससे आगे बिहार निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग सर ये कि मैं कुछ लोगों के सवाल जो है, कुछ कमेंट्स देख रहा था, जरा देखिए तो ऐसा लगता है कि ये अतीत की कुछ याद दिला रहे हैं। और गौरव चतुर्वेदी चौधरी जी कह रहे हैं कि आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोध गया, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर जैसे रत्न बिहार का इतिहास है। इसके बाद का भी इतिहास है और आज भी है। आज भी बिहार, जो एक कवि जो बिहार पे जिसने गाया हुआ है, पूरे देश की श्रम शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है बिहार, तकनीक का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार दे रहा है। आप दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, प्राइवेट अस्पताल जितने बड़े बड़े हैं, आपको मैक्सिमम डॉक्टर बिहार के मिलेंगे आपको। मैंने अपनी भी माँ और बाबूजी दोनों का इलाज कराया, बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ा, एम्स का चक्कर लगाना पड़ा, मुझे मैक्सिमम डॉक्टर बिहार के ही मिले। लेकिन वही डॉक्टर यदि बिहार में मेडिकल करेगा तो उसके पास उठाई गिर आएंगे। लालू यादव के दौर में कार उठा लिया जाता था, अच्छा फलाना डॉक्टर ने कार खरीद लिया है, अच्छा। तो लोग सर अपनी गाड़ी को, मुझे याद है कि 90 के दशक में भी बड़े बड़े डॉक्टर, इस तरह के लोग गाड़ियां खरीदते थे तो उसे स्क्रैच डाल देते थे ताकि नया ना दिखे। हम और आप जब गाड़ी नई खरीदते हैं तो जब उस पर चोट लगता है, उस पर जब कहीं क्रोच होता लगता है यहाँ चोट लग गई, क्योंकि हमारे मेहनत की कमाई होती है। वो दौर देखा हुआ है सर कि नई गाड़ी में लोग खुद स्क्रैच लगा देते थे, थोड़ा सा चोटिल कर देते थे कि लोगों की नजर नहीं लगे, घर पे गाड़ी छीनने लोग नहीं आए। अभी तक बहुत कुछ नहीं बदला। क्या कारण है कि बिहार के बड़े बड़े डॉक्टर्स प्रैक्टिस करने वापस बिहार नहीं आते, जबकि वो कमा सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर यदि नहीं है तो यदि पटना में आएंगे, मुजफ्फरपुर में आएंगे, दूसरे शहर में आएंगे, उनकी कमाई होगी, लेकिन वो महानगर नहीं छोड़ते हैं। ये श्रम शक्ति, ये जो तुलना जो गौरव जी जैसे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि बिहार के पास ये था, बिहार के पास ये, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा गौरव बगल के उत्तर प्रदेश के पास हो या दूसरे राज्य के पास हो। मतलब ये गौरव बिहार के नहीं है, चाणक्य बिहार के गौरव नहीं है, भारत के गौरव हैं, इस धरती के गौरव हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के गौरव हैं, बिहार के नहीं है। सम्राट अशोक से महान कोई हुआ नहीं धरती पर। देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मगध से जैसा साम्राज्य नहीं था। वैशाली दुनिया में एक लोकतंत्र की जननी है। बोध गया, जहां से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के अनुयायी इतने हैं कि पूरे धर्म का सेंटर है। मैं जब अभी पटना राजधानी से आ रहा था, बड़ी संख्या में सिख थे जो पंजाब से थे राजधानी में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है वो। तो सिर्फ इतिहास नहीं है, वर्तमान भी है। फिर भी कचोटता क्यों नहीं है बिहारियों को कि उनका स्टेट तबाह हो रहा है, और सिर्फ वो जातिवाद के नशे से नहीं, उत्तर प्रदेश को देख करके भी कोई सीख नहीं हो पा रही है। नहीं मनीष जी, एक उदाहरण और दे दूं, ये तो बड़े इतिहास के हजारों साल पहले का इतिहास हो गया। ये सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसी विभूति, मनीष जी दर्शकों को याद नहीं आता, इसी बिहार से एक आदमी उठा था, उसने इस देश की सत्ता बदल दी थी और जाति पात की सारी दीवारें बांध तोड़ दिए थे। उस आदमी का नाम था जयप्रकाश नारायण, जेपी। गुजरात से वो शुरुआत हुआ था, गुजरात का नवनिर्माण छात्र आंदोलन, लेकिन वो वहीं तक सीमित था। वहां उस सिरे को जेपी ने उठाया था। और मनीष जी, सबसे खास बात यह है कि जेपी ने जिस सत्ता को बदला था, देश में तख्ता पलटा था,
वो सत्ता इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी का दौर जिसने देखा है वो जानते हैं कि उस महिला से टकराना कितना असंभव था, नामुमकिन लगता था। और एक आदमी जयप्रकाश नारायण, क्योंकि वो आदमी ईमानदार था, उसकी नीयत ईमानदार थी और इतिहास रच गए। मतलब हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास में हमेशा जयप्रकाश नारायण का अध्याय अलग होगा, उसका एक विशेष महत्व होगा। मतलब उन्होंने वो चौंकाया था पूरी दुनिया को। देश भी नहीं मानता था कि इंदिरा गांधी को हटाया नहीं जा सकता। तो उसी बिहार से मैं बिल्कुल ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब राजनीति में 40-50 साल का जो समयावधि होती, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब समझिए वर्तमान में चाणक्य और चंद्रगुप्त तो बहुत पुरानी चीज हो गए। लेकिन उसके बाद एक एक मामले में जेपी असफल है। वो असफलता उन्होंने खुद स्वीकार ली थी मनीष जी की। जेपी के जो चेले थे उन्होंने ही बिहार का सत्यानाश कर दिया। देश का तो बिल्कुल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ही बिहार का नाश कर दिया। जेपी अपने चेलों के चयन में फेल हुए। फेल ये हुए। जेपी के ये जेपी के लिए आज भी बिहार की राजनीति में, चाहे वो सत्ता हो विपक्ष में, हम्म, यदि बीजेपी में भी, यदि बिहार बीजेपी में भी जो नेता हैं वो भजन जेपी के नाम पे गाते हैं। पूरे बिहार बीजेपी को देख लीजिए तो जेपी के चेले हैं। लालू यादव से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर जितने ये पूरे जो सुशील मोदी से लेकर के ये आप नीतीश कुमार, पूरे गैंग को देख लीजिए, सब ये जेपी के चेले हैं। जेपी के चेलों ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया। जेपी ने ऐसे चेले तैयार किए, मैं चेला इसमें एक चयन में लाइन पता नहीं कैसा था। इसमें एक और लाइन जोड़ दूं मनीष जी, कि गांधी के चेलों ने देश बर्बाद कर दिया और जेपी के चेलों ने बिहार बर्बाद कर दिया। ये पूरा यही बनता है। यही बनता है। और सर, यदि आपने वो जेपी का उदाहरण दिया तो मुझे तो एक और उदाहरण लगता है दशरथ मांझी का। प्रेम का प्रतीक जो ताजमहल, एक अय्यास राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रेम का प्रतीक बनाया गया। मुझे लगता है कि शायद भारत में प्रेम के प्रतीक का यदि पूजा होनी चाहिए तो दशरथ मांझी से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। गया के दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के इलाज में जो उन्हें परेशानी हुई, पहाड़ पार करके जाना पड़ता था, तो छेनी हथौड़ी से उसने पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता बनाया। बिहार यदि चाहता तो उसे पर्यटन स्थल बना करके कायाकल्प कर सकता था। मतलब सिर्फ उस जगह को पर्यटन स्थल यदि बना देता तो कायाकल्प हो सकता था। इतने जिन लोगों के नाम गिनाए गए, उन प्रतीक चिन्हों को पर्यटन स्थल बनाता तो कायाकल्प होता। उत्तराखंड जैसे राज्य के पास क्या है? पर्यटन का ही तो केंद्र है वो। कश्मीर की पूरी पूंजी पर्यटन का ही तो है। इन सबसे ज्यादा कुछ है। यदि मान लीजिए कि बिहार की जमीन ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि चलो बाढ़ बहुत आता है, हर साल फसल नष्ट हो जाते हैं, डूब का क्षेत्र है, लेकिन सबसे उपजाऊ प्रदेश है हर दृष्टि से। सर, एक चीज पे ध्यान विश्लेषण समाप्त करने से पहले, मैं जब गुजरात में था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मनीष जी, आपके राज्य के मजदूर यदि हमारे यहाँ आना बंद कर दें तो बर्बाद हो जाएगा गुजरात। सूरत में तो मुझे कुछ लोगों ने फैक्ट्री में कहा, साड़ी बनाने में, यदि एक दिन बिहारी स्ट्राइक कर दें तो सूरत बर्बाद हो जाएगा। पंजाब का यही हाल है। मैं अपने गांव जाता हूं तो मेरे गांव में कोई दिखाई नहीं देता। आमतौर छोटे शहरों में तो सब दिखाई देते, पूरे गांव के गांव साफ हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। उन्होंने मुझसे कहा कि कभी गुजराती नहीं चाहेगा कि बिहार का डेवलपमेंट हो, गुजराती बिजनेसमैन नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन इससे मैं जब जोड़ता हूं तो बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे बिहारी से जाकर के महाराष्ट्र बना हुआ है, बिहारी से पंजाब बना हुआ है। बिहारियों से जिस चीज पर उन्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, कि घर छोड़ना कितना पीड़ादायक होता है, माँ बाप को छोड़ना, अपने गांव, अपनी मिट्टी को छोड़ करके प्रदेश में रहना। घूमने जाना अलग बात है। बहुत कम गुजराती विदेश तो जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के लोग बहुत कम होते हैं। यूपी बिहार के लोग ही प्रदेश में बसते थे, अब यूपी पर तो कंट्रोल हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रोल हुआ है। हाँ। और आगे तो बड़े पैमाने पे होगा। लेकिन सबसे ज्यादा परदेशी यूपी बिहार के लोग रहे, इसीलिए वो अपमान झेलते रहे। अब उन्हें पटा करके रखा जाता। जैसे आप घर में ना नौकर चाकर जो होते हैं, आप उन्हें मुलम्मा देके रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके जाने के बाद हमारे पास पैसा सब कुछ तो होगा, लेकिन असुविधा कितनी होगी, बुढ़ापा कटेगा कैसे। इसीलिए लोग नौकर चाकर को पटा करके रखते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं। बिहारियों का महिमा मंडन कई बार मुझे पीड़ादायक इसलिए लगता है
कि सिर्फ वही स्थिति मुझे दिखाई देती है कि उन्हें पटाने का खेल होता है। लेकिन इस राज्य, ये एक ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री जो इस पे गर्व करता है कि हमारा बिहारी मजदूर यदि महाराष्ट्र में स्ट्राइक कर दे, नीतीश ने कई बार ऐसा कहा, इस बेशर्मी पर तो विद्रोह होनी चाहिए। लेकिन तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र, गुजरात की इस तरह के बिजनेसमैनों के इशारे पर बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये भी कोई एंगल हो सकता है क्या? नहीं नहीं मनीष जी, ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में भी ना होता, ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में भी ना होता। ये सब उत्तर भ्रष्ट प्रदेश ने लोग हैं। नेतृत्व बदला ना, अपना नेतृत्व हाँ बदला हाँ तब तो हाँ हुआ। हाँ, ये उत्तर यही। प्रदेश में तो नेतृत्व बदला। क्या मेरा कहना है कि क्या बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब के धन्ना सेठों के प्रभाव में कुछ ऐसा कुछ है कि इसके कारण भी नहीं होता? क्योंकि ये सवाल तो एक उत्पन्न होता है कि ऐसा क्या है जब सब कुछ बिहार के पास है? नहीं नहीं यूपी मनीष से जी, पहले बिहार को जगना चाहिए था। हाँ नहीं मनीष जी, आपने जो बात कही उसी में उसका जवाब है ना, कि अगर नेतृत्व तो सही होता तो धन्ना सेठ चाहे जितना चाहते, उसका उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है। वो तो जो 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 लोग ये चोर तो चोरी करना चाहेगा, जिम्मेदारी तो चौकीदार की है ना, जिम्मेदारी तो चौकीदार की। ये खुद भ्रष्ट है, ये खुद भ्रष्ट है, और ये चाहते हैं कि इसी तरह से आदमी कमजोर रहे, इसी तरह से अपनी जिंदगी से परेशान रहे, उसको ज्यादा सोचे समझे ना, हमारे ऊपर ध्यान ना दे, तो बाद में वो जात के आधार पर हमको वोट दे देगा। उसका उसका इनको लाभ मिल रहा है। तो ये भी, ये जो आप कह रहे हैं वो एक पहलू हो सकता है इस समस्या का, लेकिन उसके बराबर के साझीदार ये हैं। और दूसरा मनीष जी, ये समझिए कि बिहार के विकास के लिए कितना फर्क है, वो फिर एक बार यूपी से तुलना कर दूं। आज ही मनीष जी एक और बड़ी खबर आई, और वो बड़ी बहुत बड़ी खबर थी, कि आज मनीष जी, आज जो है रेल मंत्री ने शायद ट्वीट किया है, या पीआईबी से आया है, कि उत्तर प्रदेश के सारे रेल मार्ग जो ब्रॉड गेज के हैं, ब्रॉड गेज के हैं ही, मीटर गेज तो बहुत कम बचा है, कहीं है ही नहीं। ब्रॉड गेज के सारे रेल मार्ग इलेक्ट्रिफाइड हो गए। अब वहां पे कोयले वाली गाड़ी, कोयले का इंजन अब उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है। पूरे यूपी के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे ट्रैक का हो गया है। आज ही ये खबर आई, आज के बजट के साथ ही। तो मनीष जी, ये डबल इंजन जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो उसका ये परिणाम है। और ये हमेशा नरेंद्र मोदी को, जब ये साथ रहा तब भी, जब अलग हुआ तब भी, ये हमेशा उस आदमी को गाली ही देने में जुटा रहा। जब ये गठबंधन में रहा तब भी, जब बाहर रहा तब भी, ये उसको जो आदमी विकास की एक रास्ता दिखा रहा है, विकास का एक मार्ग दिखा रहा है, उस आदमी को ये गाली देता रहा। और दर्शकों को बता दो कि उत्तर प्रदेश में, ये तो मैंने अभी योगी बाबा ने जो किया, लेकिन योगी बाबा को जो सबसे ज्यादा मदद मिली, वो उस डबल इंजन की ही बदौलत मिली मनीष जी। ये 20 एयरपोर्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, मतलब नल से जल वाला, एक केंद्र की योजनाएं थी, योगी बाबा ने उस पर ईमानदारी से उसको लागू करवाया। आज 13 एक्सप्रेस वे हैं, तो उसमें केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है। तो बजाय, क्योंकि वहां पे पर्सनल ईगो कुछ नहीं था, पर्सनल भ्रष्टाचार नहीं था कुछ, तो वो उत्तर प्रदेश का विकास मुख्य मुद्दा था। तो दोनों ने मिलकर ये रचना रही। और चूंकि ये तो आज भी गाली दे, अब आज भी वो कल ही परसों बता रहा था कि इनको पलट देंगे और 100 के नीचे सीटें आ जाएंगी। तो यही सपने वो सपने, जैसे वो कमाल की तेज बात प्रताप, है। वो तेज प्रताप से बेहतर मतलब पूरे भारत को बिहार की तरह बनाना चाहते हैं, हैं? बनाना भाई चाहता कोई है तो ये। उदाहरण, यदि ये कह रहा है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर, यदि सब मिल जाए हमारे साथ आ जाए तो हम 100 के अंदर मोदी को ला देंगे, मतलब पूरे भारत को ये बिहार जैसा बना देंगे।